हेलो बच्चों, ये है हमारे अध्याय 6 जैव प्रक्रम का भाग 2। भाग 1 के अंदर हमने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं परिसंचरण तंत्र। देखो बच्चों, परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है बच्चों कि कैसे जितने भी पोषक पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है, कैसे हमारे शरीर के अंदर परिवहन करते हैं। उस परिवहन को ही बोला जाता है परिसंचरण तंत्र, यानी कि कैसे वो संचरण कर पाते हैं। जैसे कि रक्त जो होता है बच्चों, वो हमारे पूरे शरीर में संचरण करता रहता है। अगर अपने देखें तो हमारे हमारे हृदय के अंदर कुल 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें ऊपर के जो दो चैम्बर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, इन्हें आलिंद कहा जाता है। ये होता है बच्चों राइट आलिंद, ये होता है लेफ्ट आलिंद। और नीचे के 2 जो अपने कक्ष हैं, इनको राइट वेंट्रिकल यानी कि राइट नील्य और लेफ्ट नील्य कहा जाता है। सबसे पहले अगर अपने बात करें कि हमारे फेफड़ों से जो रक्त होता है वो शुद्ध होकर, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिलकर चलता है और हमारे हृदय के लेफ्ट आलिंद में आता है। लेफ्ट आलिंद से एक वाल्व के जरिए लेफ्ट यानी कि बाएं नील्य के अंदर आता है और यहां से वापस निकलता है और हमारे पूरी बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी से वापस राइट आलिंद में आता है और कहां जाता है, वापस फेफड़ों में जाता है। तो हमारे शरीर में बच्चों रक्त ऐसे चलता है, फेफड़ों से लेफ्ट आलिंद के अंदर, लेफ्ट आलिंद से लेफ्ट नील्य यानी कि बाएं नील्य के अंदर, बाएं नील्य से हमारे पूरे शरीर में यानी कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक, और हमारे शरीर की कोशिकाओं से वापस जाता है राइट आलिंद के अंदर और राइट आलिंद से जाता है राइट नील्य के पास और राइट नील्य से वापस जो अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि वो रक्त, देखो बच्चों यहां पर आने के बाद रक्त में जो ऑक्सीजन थी उसका उपयोग कर लिया गया और उस ऑक्सीजन की जगह यहां क्या मिला दिया जाता है, CO2 मिला दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाती है और यहां से ये जाती है राइट आलिंद में, फिर राइट नील्य और वापस किस में जाती है, फेफड़ों में। और फेफड़ों में पहुंचने के बाद यहाँ जो CO2 थी जो यहाँ से लेके आए, इसको वापस किसके दे दी जाती है, फेफड़ों को दे दी जाती है और वहां से वापस ऑक्सीजन ले लेता है और ये वापस अपने ब्लड के अंदर, हमारे शरीर के अंदर घूमना प्रारंभ करते हैं। तो ये होता है बच्चों परिसंचरण तंत्र। और हमारे परिसंचरण तंत्र का सबसे प्रमुख जो भाग है वो होता है बच्चों हृदय। जैसा कि हमने आपको बताया, ये हमारा हृदय 4 कक्षकों से मिलकर बना होता है। अलग अलग जीवों में हृदय की संरचना भी अलग अलग होती है, कक्षकों की संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मैं सरीसृप की बात करूं तो उनके अंदर जो हृदय होता है उसमें 3 ही कक्ष होते हैं सिवाय मगरमच्छ के। मगरमच्छ का जो हृदय होता है उसके अंदर 4 कक्षक पाए जाते हैं। तो इस पूरे परिसंचरण तंत्र के अंदर हमें एक तो हृदय के बारे में पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है रक्त वाहिनिकाओं के बारे में कि किनके जरिए हमारे शरीर में रक्त घूमता है। तो बच्चों एक तो होती है धमनियां, ये होती है बच्चों धमनी या महाधमनी, इसको हम बोलते हैं बच्चों महाधमनी। फिर ये जो महाधमनी यानी कि हमारे हृदय से जो रक्त लेकर निकलती है शुद्ध रक्त, उसे बोलते हैं महाधमनी। ये महाधमनी आगे जाकर बदलती है बच्चों धमनियों के अंदर, यानी कि ये धमनियां भी शुद्ध रक्त लेके चलती हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी से चलती हैं शिराएं, अशुद्ध रक्त लेकर शिराएं चलती हैं और ये शिराएं आगे जाकर बदल जाती है महाशिरा के अंदर, क्योंकि देखो बच्चों सारी छोटी छोटी शिराएं जाकर मिलेंगी एक बड़ी शिरा में और उसे बोलते हैं महाशिरा। अब देखो बच्चों, जो अशुद्ध रक्त है जब हमारे हृदय से फेफड़ों की ओर जाता है तो इसे जो लेकर जाती है इसे कहते हैं बच्चों फुफ्फुसीय धमनी। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फुफ्फुसीय धमनी। और ये एकमात्र ऐसी धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त लेकर चलती है। और बच्चों फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर चलती है फुफ्फुसीय शिरा, और ये एकमात्र ऐसी शिरा होती है जो शुद्ध रक्त लेकर चलती है। तो ऐसे बच्चों पूरा का पूरा जो रक्त होता है हमारे शरीर में संचरण करता है और इस पूरे तंत्र को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 1, 2, 3 और 4।
हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं बच्चों? 4। हृदय के चारों ओर जो लेयर पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। देखो बच्चों, हमारा हृदय जो होता है वो जो अपना मिडिल जो होता है, बीच से थोड़ा सा बाईं की ओर झुका रहता है, बाईं तरफ। ये देखो यहाँ अगर आप देख सकते हैं, यह बाईं ओर थोड़ा सा झुका हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया 4 भाग होते हैं। तो यहाँ देखो, ये जो है अपना लेफ्ट आलिंद, ये लेफ्ट नील्य, ये राइट आलिंद और ये राइट नील्य। इनके बीच में बच्चों वाल्व लगे होते हैं। इन वाल्व के जरिए ही ब्लड जो होता है एक कक्ष से दूसरे कक्ष के अंदर आते हैं। फुफ्फुसीय धमनी के बारे में बता रखा है, शिराओं के बारे में बता रखा है, जो कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझा दिया था। यहां देखते हैं बच्चों, अगर मैं हृदय की बात करूं तो यह एक दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे, अलिंद की बात कर रहे हैं बच्चों, तथा ऊपर को पाए जाते हैं जिन्हें अलिंद कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिन्हें नील्य कहते हैं। सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। यह प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है। देखो बच्चों, अगर मैं वजन की बात करूं तो जो अगर अपने बात करें मेल की, यानी कि पुरुष की, पुरुष के हृदय का वजन महिलाओं के हृदय के वजन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। रुधिर वाहिकाएं, जैसा कि बच्चों मैंने आपको अभी समझाया था, जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। धमनियां और शिराओं के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया था। ये जो केशिकाएं होती है ना बच्चों, ये लास्ट के अंदर अपने कोशिका स्तर पर काम करती है। कोशिका में रक्त पहुंचाने का जो काम होता है, कोशिका में रक्त पहुंचाने का कार्य जो होता है वो केशिकाओं को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रुधिर, ब्लड। देखो बच्चों, रुधिर या रक्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर में रक्त का काम क्या होता है, अगर मैं आपके शरीर से सारा रक्त बाहर निकाल दूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बच्चों, रक्त जो होता है ना, वो हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखने का काम करता है। यानी कि हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, इन पदार्थों का संचरण करने का काम करता है। मान लो आपके शरीर में रक्त बाहर निकाल दिया, तो रक्त बाहर निकालने से आपके शरीर के हर एक अंग के पास ना तो कार्बोहाइड्रेट पहुंचेगी ना ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो रक्त का प्रमुख कार्य है हमारे शरीर को जोड़कर रखने का, और जोड़कर रखने का कारण ही इसे हम क्या कहते हैं? मुख्यतः तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, तथा ये प्राकृतिक कोलाइड है। देखो बच्चों, कोलाइड का मतलब होता है एक ऐसा द्रव जिसके अंदर कुछ कण उपस्थित होते हैं, जिन कणों का जो अगर अपने बात करें आकार, डायमीटर, व्यास जो होता है वो 10⁻⁵ मीटर से अधिक होना चाहिए। इतने बड़े बड़े कण पाए जाते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइड कहा जाता है। जबकि हमें पता है रक्त जो प्रकृति से प्राप्त है, प्राकृतिक है, इसीलिए इसे प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। तो मुख्यतः 2 अवयवों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है बच्चों प्लाज्मा, प्लाज्मा का मतलब, और एक होता है रुधिर कोशिकाएं। बच्चों प्लाज्मा जो होता है ना, इसके अंदर लगभग 90% जो होता है वो होता है बच्चों जल। और प्लाज्मा एक कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं द्रव में घुले हुए कण या द्रव में घुले हुए ठोस। द्रव में घुले हुए ठोस, ऐसे विलयन को ही क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। और इस प्लाज्मा के अंदर 90% जल पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन पाया जाता है। 90% जल, प्रोटीन, ये सभी चीजें मिलकर ही क्या बनाती हैं? अपना प्लाज्मा बनाती हैं। अगर मैं बात करूं रुधिर कोशिकाओं की, तो बच्चों रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की हैं, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग 55% होता है, यानी कि प्लाज्मा 55% और रुधिर कोशिकाएं जो है, केशिकाएं जिनको अपने बोलते हैं, ये 45% होती हैं। यह रंगहीन तरल है। अब हम बात करते हैं रक्त केशिकाएं की। मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और
प्लेटलेट्स या इन्हें बोलते हैं बच्चों थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या इन्हें ही बोलते हैं बच्चों बिंबाणु। डेंगू के अंदर इनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इनके कार्य हम अभी देखते हैं आगे, इनका क्या कार्य होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रुधिर की, क्योंकि रुधिर के जो तीनों जो भाग हैं ये बनते कहाँ हैं बच्चों, सबका अलग अलग तरीका है इनका। अगर मैं बात करूं जन्म से पहले की यानी कि भ्रूणावस्था की, भ्रूणावस्था के अंदर ये बनते हैं अपने लीवर यानी कि यकृत के अंदर। जबकि जन्म के बाद की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये बनते हैं हमारे लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा। ये जो लाल अस्थि मज्जा है ना बच्चों, ये हमारी लंबी हड्डियों के, जो लंबी हड्डियां होती हैं उनके मध्य में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाओं या आरबीसी की। देखो बच्चों, इस अध्याय के पहले भाग में हमने बात की थी श्वसन की। श्वसन के अंदर हमने हीमोग्लोबिन की बात की थी बच्चों, और इस हीमोग्लोबिन का काम था ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर हमारे शरीर में परिवहन कराना। तो बच्चों ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये आरबीसी की सतह पर ही पाया जाता है। यानी कि आरबीसी का प्रमुख कार्य जो होता है वो क्या होता है, रक्त का परिवहन करवाना। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्ण के कारण रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। यह O2 के वहन का कार्य करती है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, यानी कि एक आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाती है और नई आरबीसी बन जाती है। अब हम बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको हम कहते हैं WBC। यह संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। बच्चों WBC को शरीर का पुलिसिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या काम करती है, संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करती है। यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है। WBC का जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है, जैसे कि यहां मैंने पढ़ा था 120 दिन का। लसिका कोशिकाएं श्वेत रुधिर कणिकाओं के महत्वपूर्ण घटक हैं एवं सबसे छोटी WBC है। अब हम बात करते हैं बच्चों प्लेटलेट्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य जो है बच्चों, ये होता है रक्त का थक्का जमाना। थक्का यानी कि स्कंदन करना, उसको जमाना। यह रुधिर स्कंदन रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायता करता है। यानी अब हम बात करते हैं बच्चों उत्सर्जन तंत्र की। जैसे कि पिछले भाग में हमने देखा था, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से अंगों का काम लेते हैं, कौन कौन से अंग आते हैं, इन सभी को हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र के भाग। सबसे पहले देखो उत्सर्जन क्या होता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग आते हैं, वृक्क यानी कि किडनी, फेफड़े। अच्छा बच्चों, फेफड़े जो है ये कैसे हुए भाई उत्सर्जन तंत्र, ये किसको बाहर निकालते हैं, ये बच्चों बाहर निकालते हैं CO2 को। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो ये अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन कर रहे हैं, यानी कि ये भी हमारे शरीर के लिए क्या हो गया, उत्सर्जन अंग। त्वचा, अच्छा त्वचा किसका करती है, सर ये पसीने का उत्सर्जन करती है, तो ये भी क्या होगी, ये किसका उत्सर्जन करता है बच्चों, पसीना। यकृत जो है ये कैसे बच्चों उत्सर्जी अंग हुआ, यकृत जो होता है ना बच्चों, ये उत्सर्जन करता है यूरिया का। बड़ी आंत जो अपशिष्ट भोजन है या जो अपचित जो भोजन है, अपचित भोजन, इसे शरीर से बाहर करता है। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करेगा वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन तंत्र का भाग कहलाएगा। यहां सबसे जो महत्वपूर्ण है बच्चों वो है वृक्क यानी कि किडनी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रही है सेम के बीज की आकार की किडनी, किडनियों की संख्या होती है बच्चों 2। और ये जो किडनी होती है ना बच्चों, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन, यानी कि हमारी किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। यानी कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन आपस में मिलकर निर्माण करती है किडनी का। ये जो किडनी है बच्चों, इनका प्रमुख कार्य होता है हमारे
रक्त के अंदर से यूरिया को छानकर अलग करना, यानी कि मूत्र का निर्माण करना इनका प्रमुख कार्य होता है। और मूत्र का निर्माण कर ये डालती है मूत्र वाहिनियों के अंदर, और मूत्र वाहिनियां जो होती हैं बच्चों, उस मूत्र को लेके आती है मूत्राशय में, और मूत्राशय में मूत्र को इकट्ठा करने के बाद मूत्र मार्ग यानी कि शीशन से शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है मूत्र को। जैसा कि यहाँ देखो बच्चों, वृक्क, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर किसका निर्माण करती है, किडनी यानी कि वृक्क का निर्माण करती है। उत्सर्जन, किस पदार्थ का उत्सर्जन करती है उसकी बात करते हैं। वृक्क यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। इसका हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। मूत्र का सामान्य घटक जल, लवण, यूरिया व यूरिक अम्ल होता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय व भाग यहीं समाप्त होता है। इस पूरे अध्याय के अंदर हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में जाना, और इन सब से मिलकर ही क्या बनता है, जैव प्रक्रम। यानी कि इस अध्याय में हमने जैव प्रक्रम के बारे में जाना है। अब मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।